हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। आज अपन इकोनॉमिक्स में देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के दूसरे लेक्चर में, और उसमें अपन समझेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को एक और नाम से अपन जाते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दो तरीके से इसको जानते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसे बोला जाता है। अब ये होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि दो तरह के साधन होते हैं। एक होते स्थिर साधन, दूसरे होते हैं परिवर्तनशील साधन। फिक्स और वेरिएबल दो तरीके क्या होते हैं, साधन होते हैं। ठीक है ना, और उन साधनों के आधार पर क्या करते हैं, अपन उत्पादन करते हैं। स्थिर साधन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कोई भूमि है तो भूमि को अपन क्या मान सकते हैं, स्थिर साधन मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परिवर्तनशील साधन में अपन श्रम को एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं, यानी लेबर को एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। अब देखिए, भूमि और श्रम। भूमि तो स्थिर साधन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो साधन स्थिर होते हैं उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद अपन वृद्धि करते हैं केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने पर क्या नियम लागू होता है, उस चीज़ को अपन समझते हैं। ये मैथमेटिकल एक भी नहीं है, ये क्या होता है, एक प्रकार से मानव के एनालिसिस करके बनाया गया है। तो मैथमेटिकल आप बिल्कुल इसको सोच के ना बैठिएगा। मैथमेटिकल है कि भाई एक व्यक्ति 6 यूनिट काम करता है, दूसरा व्यक्ति भी 6 यूनिट काम करेगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य की क्षमता अलग अलग होती है और उसके काम करने की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए इसको एक आपको मनुष्य के हिसाब से सोचना है, एक मशीन के हिसाब से नहीं सोचना कि एक मशीन भाई 1 घंटे में 100 उत्पादन कर रही है तो 2 घंटे में 200 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, ऐसा संभव नहीं है। तो एक मनुष्य के हिसाब से सोचना कि मनुष्य में यदि वृद्धि करने से क्या इम्पैक्ट इसमें आता है। तो मैंने बताया ये है आपके स्थिर साधन। स्थिर साधन में आप ऐसा मान सकते हो कि भूमि, और दूसरा होता है आपका श्रम। अब देखिए, जैसे ही स्थिर इकाइयों में अपन ने परिवर्तनशील इकाइयों में वृद्धि किया और एक श्रमिक को अपन ने लगाया, तो एक श्रमिक को जैसे ही लगाया तो हमारे उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई, उत्पादन हमारे 6 यूनिट का हुआ। कितने का उत्पादन हुआ, 6 यूनिट का हुआ। इसके बाद अपन ने दूसरे श्रमिक को लगाया, इसी भूमि के टुकड़े में अपन ने दूसरे श्रमिक को लगाया। और जैसे ही दूसरे श्रमिक को अपन ने यहाँ पे लगाया काम करने के लिए, तो उसने 16 यूनिट का प्रोडक्शन किया। मतलब दोनों ने मिलकर कितने का प्रोडक्शन किया, 16 यूनिट का प्रोडक्शन किया। इसके बाद हमने देखा कि अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर अपन ने तीसरे व्यक्ति को यहाँ पास लगाया, तो तीसरे व्यक्ति को जैसे ही यहाँ पास लगाया तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 यूनिट। मतलब तीनों ने मिलकर कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया, 30 यूनिट का प्रोडक्शन किया, यानी 30 यूनिट का उत्पादन हुआ। अब यहाँ बात को आप ध्यान से समझिए। ये प्रथम स्थिति होती है, ये 3 की जो स्थिति है ये प्रथम स्थिति है। इस प्रथम स्थिति में क्या होता है, यदि आप ध्यान से देखें, इस प्रथम स्थिति में तीनों अवस्थाओं में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 6 से कितना हो गया, 16 से कितना हो गया, 30। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, पहले समझिए। एक व्यक्ति तो 6 यूनिट का काम करता था, दूसरे व्यक्ति को लगाया तो 10 यूनिट की अचानक से वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई, 10 यूनिट की अचानक से वृद्धि हुई। और अपन ने जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लगा तो 14 यूनिट की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि इन तीनों इकाइयों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन जो हो रहा है, ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया सीमांत उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, लगातार तीनों स्थितियों में क्या हो रहा है। ये होती क्या है, ये कहलाती है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में होता क्या है, श्रम का सही तरीके से उपयोग करने के कारण तथा विशिष्टीकरण के कारण और भूमि का सही तरीके से उपयोग करने के कारण क्या होता है, प्रथम अवस्था में तीनों स्थितियों में क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही अपन ने चौथे श्रमिक को यहाँ पास लगाया तो चौथे श्रमिक को लगाने से क्या हुआ, हमारे चौथे श्रमिक को लगाने से उत्पादन तो बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ा, पर क्या हुआ,
डिमिनिशिंग रेट से, मतलब घटते क्रम से बढ़ा। अब देखिए यहाँ यदि अपन ने निकाला तो चौथे व्यक्ति का केवल और केवल प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 10 यूनिट का आ रहा है। मतलब यहाँ अब इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है, उत्पादन बढ़ तो रहा है, उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, पर घटते दर से बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है, घटते, डिमिनिशिंग रेट से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके बाद जैसे ही आपने 5वें श्रमिक को उस पर लगाया तो उत्पादन कितना हो गया आपका, 45। यहाँ भी उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन में कुल कितनी यूनिट की वृद्धि हुई, 5वें व्यक्ति को लगाने से 5 यूनिट की वृद्धि हुई, मतलब 5 इकाई की केवल क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई। इसके बाद 6वें श्रमिक को लगाया, तो 6वें श्रमिक को जैसे ही आपने लगाया तो 6वें श्रमिक को लगाने से क्या हुआ, आपके उत्पादन में वृद्धि तो हुई, पर केवल और केवल 3 यूनिट की वृद्धि हुई। ये जो स्थिति कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है द्वितीय अवस्था। और द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जो आपका उत्पादन होता है, उत्पादन बढ़ता तो है, उत्पादन क्या होता है, बढ़ता तो है, पर उत्पादन किस दर से बढ़ता है, घटते दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है, घटते दर से बढ़ता है। तो ये 2 स्थितियां निकल के आई। प्रथम स्थिति में क्या हो रहा है, तीनों स्थितियों में उत्पादन आपका तीव्र गति से बढ़ा, जैसे 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। द्वितीय स्थिति में जैसे अपन आए, द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, उत्पादन बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, पर किस दर से बढ़ रहा है, घटते दर से बढ़ रहा है। जैसे 40 के बाद 45, 45 से क्या हुआ, 48। इसके बाद आती है आपकी तृतीय अवस्था, मतलब यह अवस्था ये बताती है कि यहाँ पास सफिशिएंट श्रम की पूर्ति हो चुकी है। इसके बाद यदि आप कोई श्रमिक लगाते हो तो क्या होगा, आपके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब कोई एक खेत है, एक खेत में 6 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है, 6 व्यक्ति उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि हम 7वें व्यक्ति को लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ प्रोडक्शन में हमारी कमी आएगी। प्रोडक्शन में क्या होगी, हमारी कमी आएगी, उत्पादन में क्या होगी, हमारे कमी आएगी, क्योंकि हमको वहाँ पर केवल 6 लोगों की आवश्यकता है। इससे यदि ज़्यादा व्यक्ति अपन लगाते हैं तो क्या होगा, उन लोगों के बीच आपस में बातचीत होगी, जिससे हमारे प्रोडक्शन में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये बताता है कि हमें एक निश्चित समय तक ही परिवर्तनशील इकाइयों में वृद्धि करना चाहिए। यदि इसके बाद हम अधिक वृद्धि करते हैं तो हमारे उत्पादन में क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद कमी आने लगती है। अब यहाँ पास आगे स्थितियाँ देखिए, यहाँ पर ने 7वें व्यक्ति को उत्पादन पर लगाया, पर हमारे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, 48 ही है। अब ये क्यों, क्योंकि हमने सफिशिएंट मजदूर क्या किया, लगा लिया। अब सफिशिएंट मजदूर लगाने के बाद हम 7वें व्यक्ति को यदि लगाएंगे भी वहाँ तो प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो कितनी है, 48 ही। और जैसे ही अपन 8वें व्यक्ति को लाए तो 8वें व्यक्ति को लाने पर क्या हुआ, उत्पादन हमारा कम होने लगा। उत्पादन क्यों कम होने लगा, अब इस चीज़ को समझिए। मनुष्य की एक प्रकृति होती है, मनुष्य कैसे सोचता है उस चीज़ को आपको समझना है। यदि घर में कोई 3 सदस्य हैं तो घर में 3 सदस्य होने पर क्या होता है, कंपटीशन रहता है कि भाई ये व्यक्ति खाना बनाए तो हमको ना बनाना पड़े, ये व्यक्ति खाना बनाए तो हमको ना बनाना पड़े। कंपटीशन के कारण क्या होता है, तीनों एक दूसरे का मुंह झांकते रहते हैं। और कोई एक व्यक्ति हो तो भाई मजबूरी में उसको अपने स्वयं के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार प्रोडक्शन में होता है कि भाई जब हमारे पास सफिशिएंट मजदूर हो गए, उसके बाद यदि एक्स्ट्रा मजदूर अपन लगाते हैं तो मजदूर देखते रहते हैं कि भाई यही व्यक्ति काम ये वाला कर ले तो मुझको ना करना पड़े। ये मनुष्य की क्या होती है, सोच होती है। मनुष्य कोई मशीन तो है नहीं, मनुष्य की क्या होती है, स्वयं की बुद्धि होती है। और स्वयं की बुद्धि के हिसाब से क्या करता है, वो सोचता है। तो जब सफिशिएंट व्यक्ति वहाँ पास है, जब कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वैसे तो सोचेगा ना कि हमको काम ना करना पड़े। हर मनुष्य सोचता है कि हमको काम ना करना पड़े, अपने से क्या हो जाए, काम हो जाए। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही अपन ने 8वें व्यक्ति को लगाया तो 8वें व्यक्ति में क्या हुआ, हमारे प्रोडक्शन में कमी आ गई। 8वें क्या हुआ, हमारे प्रोडक्शन में कमी आ गई। इसके बाद जैसे ही 9वें व्यक्ति को लगाया तो प्रोडक्शन में और तीव्र गति से क्या आई, कमी आई। तीसरी अवस्था कहलाती है। उत्पादन की कौन सी अवस्था कहलाती है, तृतीय अवस्था कहलाती है। अब बताइए, अपन पहली अवस्था को यहाँ बोलते हैं बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। जो प्रथम अवस्था कहलाएगी वो कहलाएगी आपके बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न।
तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ये जो 3 इकाइयाँ ऊपर की हैं, ये कौन सी हैं? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है? आपका कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों क्या होते हैं? तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। आप यदि तीनों में ध्यान दें तो पहले 6 के बाद 10 के बाद 14, लगातार क्या हो रही है? सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार यदि औसत उत्पादन देखेंगे तो 6 के बाद 8 के बाद 10, इसमें भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके बाद दूसरी आपकी अवस्था आती है घटते प्रतिफल की अवस्था। घटते प्रतिफल की अवस्था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, ये तो स्टेज जो कहलाती है, क्या कहलाएगी? डिमिनिशिंग रिटर्न की। इसमें क्या होता है? उत्पादन लगातार कम हो रहा है। यदि आप ध्यान से देखें तो सीमांत उत्पादन में पहले 10 के बाद 5 के बाद क्या हुआ? 3। इसी प्रकार से औसत उत्पादन में देखें तो 10 के बाद क्या हो रहा है? 9 के बाद क्या हो रहा है? 8। तो इस अवस्था में क्या होता है? उत्पादन लगातार क्या होने लगता है? कम होने लगता है। लेकिन कुल उत्पादन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुल उत्पादन में आपका जो प्रोडक्शन है बढ़ तो रहा है, पर किस दर से बढ़ रहा है? घटते दर से बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है? घटते दर से बढ़ रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है घटते प्रतिफल की अवस्था। 2 स्थितियां मैंने आपको बताई। पहला बताया बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? इसमें तीनों इकाइयों में क्या होती है? वृद्धि होती है, चाहे आपका कुल उत्पादन हो, चाहे आपका सीमांत उत्पादन हो, चाहे औसत उत्पादन हो। तो ये प्रथम अवस्था कहलाई लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा होता है आपका घटते प्रतिफल की अवस्था। तो घटते प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? इसमें जो आपकी सीमांत उत्पादन होता है और औसत उत्पादन होता है, तीनों में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। लेकिन कुल उत्पादन आपका बढ़ता तो है, फिर किस दर से बढ़ता है? घटते हुए दर से बढ़ता है। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है आपकी, ये कहलाती है आपकी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था क्या होती है? इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यदि आप यहाँ देखेंगे कुल उत्पादन में, कुल उत्पादन आपका क्या होने लगेगा? यहाँ से कम होने लगेगा। 48, 44 और 38, मतलब कमी आने लगी। इसके बाद यदि सीमांत उत्पादन में देखें तो सीमांत उत्पादन में 0 का माइनस में क्या होने लगा? जाने लगा। सीमांत उत्पादन माइनस में जाने के कारण इसको बोला जाता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। कौन सी अवस्था बोला जाता है? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसमें तीनों स्थितियों में क्या होता है? आपका जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? कम होता है। और सीमांत उत्पादन किस में चला जाता है? ऋणात्मक में चला जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं इसमें बन के सामने आपकी आती है। एक होती बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरी होती घटते प्रतिफल की अवस्था और तीसरी होती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसको अपन बोलते हैं स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न या स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न। तो 3 चीजें होती हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरी होती है घटते प्रतिफल की अवस्था, तीसरी कौन सी होती है? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अब क्या कहता है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम? उत्पत्ति ह्रास नियम आपका कहता है कि स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन न करने पर तथा परिवर्तनशील इकाइयों में लगातार वृद्धि करने पर एक निश्चित समय तक हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। हमारे उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद हमारा उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। किस दर से? घटते हुई दर से क्या होने लगता है? घटने लगता है। इसके बाद क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 3 चीजें होती हैं आपके घटते प्रतिफल की अवस्था, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था, तीसरी होती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ये प्रथम अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था, ये तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था मैंने आपको बता ही दिया, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। ये जो द्वितीय अवस्था है ये कहलाएगी घटते प्रतिफल की अवस्था। ये जो तीसरी अवस्था है कौन सी कहलाएगी? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अब इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनता है? आपका यहाँ आ जाएगा परिवर्तनशील इकाई यानी श्रम। क्या आ जाएगा आपका? श्रम। इस चीज को मैं भी रफ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने श्रम की इकाइयाँ ले लिया और यहाँ आपका मिलेगा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। 3 चीजें, टीपी, एमपी और एपी। अब देखिए पहले अपन देखते हैं किसमें कुल उत्पादन में क्या होता है। कुल उत्पादन में पहले 6, तो एक इकाई में आपका हुआ 6, यहाँ बिंदु आ जाएगा। दूसरे में हो गया 16,
दूसरे में 16, तीसरे में आपका आ रहा है 30, तीसरे में आपका आ जाएगा 30, चौथे में कितना आ रहा है आपका 40, चौथे में आपका आ जाएगा 40, पाँचवें में कितना आ रहा है आपका 45, पाँचवें में आ जाएगा आपका 45, छठवें में 48, 48, छठवें में आपका 48, सातवें में भी कितना है आपका 48, आठवें में कितना है आपका 44, कम होने लगा। इसके बाद नौवें में कितना आ गया आपका 9 में कितना है 38। अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बना है उस चीज़ को आप देखिए। पहले यदि आप ध्यान से देखें तो आपका ग्राफ इस प्रकार से उठता हुआ बन रहा है प्रथम अवस्था में। अब क्या हुआ, इसके बाद आपके ग्राफ में मोड़ आया और इस तरह से क्या होने लगा। अब देखिए इसमें 3 अवस्थाएं मैं आपको बता दूं कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था यहाँ पास बनेगी आपकी तीसरी इकाई में, दूसरी अवस्था आपकी बनेगी छठवीं इकाई में, तीसरी अवस्था बनेगी आपकी 8वीं या 9वीं इकाई में, आप मान सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस ग्राफ में पहले तो क्या हुआ, ये आपका जो कुल उत्पादन है टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ग्राफ देखिए किस प्रकार से ऊपर के लिए जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे द्वितीय अवस्था में अपन ने प्रवेश किया तो द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने के बाद हमारे ग्राफ का एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के पहले जो बनता है उसको बोला जाता है मोड़ का बिंदु। क्या कौन सा बिंदु बोलते हैं, मोड़ का बिंदु, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मोड़ का बिंदु यहाँ से क्या हुआ, जो आपका टीपी है टोटल प्रोडक्शन उसने क्या किया, एंगल चेंज कर लिया। अब क्या हुआ, एंगल में परिवर्तन आया, इसके बाद ऊपर की ओर गया, उसके बाद क्या हो गया, नीचे की ओर जाने लगा। तो ये किसका कर्व हो गया, आपका टीपी का टोटल प्रोडक्शन का कर्व हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरी चीज होती है आपकी सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन को ध्यान से देखिए, पहले कितना था 6, यहीं से चालू होता है। इसके बाद 10, 6 के बाद क्या हुआ, दूसरी इकाई में हो गया 10, तीसरी इकाई में कितना गया 14, तीसरी इकाई में 14, फिर 10, चौथी इकाई में कितना आ गया 10, पांचवी इकाई में कितना हो गया 5, नीचे आ गया। छठवीं इकाई में क्या हो गया 3 और नीचे आ गया, छठवीं इकाई में 3। इसके बाद फिर 0, सातवीं इकाई में 0 हो गया। इसके बाद -4 नीचे आएगा आपका यहाँ पास, और इसके बाद -6 यहाँ पास आएगा। अब देखिए ध्यान से इस ग्राफ को, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखिए पहले तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। आप ध्यान से देखिए, पहले ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, जैसे द्वितीय अवस्था मोड़ के बिंदु से क्या हुआ, द्वितीय अवस्था में जैसे अपन पहुंचे, ये आपका यहाँ पास बनेगा, द्वितीय अवस्था में पहुंचने के बाद आपकी जो सीमांत उत्पादन क्या होने लगा, कम होने लगा। सीमांत उत्पादन क्या होने लगा, कम होने लगा। और छठवीं इकाई से सातवीं इकाई आता आता क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो बढ़ा, जैसे अपन द्वितीय अवस्था में आया, द्वितीय अवस्था के बाद क्या हुआ, सीमांत उत्पादन कम होने लगा। और द्वितीय अवस्था के बाद जैसे ही तृतीय अवस्था में अपन पहुंचे तो हमारा सीमांत उत्पादन किस में चला गया, माइनस में चला गया, ठीक है। देखिए जब तक कुल उत्पादन बढ़ता है तब तक सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है, पहला नियम। दूसरा नियम, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है उस दशा में सीमांत उत्पादन कम गिरने लगता है। जब कुल उत्पादन आपका ऋणात्मक हो जाता है तब सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, जब कुल उत्पादन आपका गिरने लगता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ 3 नियम आपके सामने निकल के आए। पहला नियम मैंने बताया कि जब
क्या होता है, आपका कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा नियम, जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन कम गिरने लगता है। इसके बाद जब कुल उत्पादन आपका क्या होने लगता है, गिरने लगता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, आपका ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ ये देखेंगे तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय अवस्था में चलते हैं अपन। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, अब समझते हैं औसत उत्पादन। औसत उत्पादन में क्या देखिए, 6, पहले यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये भी। इसके बाद 8, 6 के बाद 8, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 10 और ऊपर गया, इसके बाद फिर 10, फिर 9, थोड़ा गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली इकाई में कितना 6, तो पहली इकाई में 6 यहाँ पास है। दूसरी इकाई में कितना हो गया 8, दूसरी इकाई में क्या हो गया आपका 8, दूसरी इकाई में कितना हो गया 8, तीसरी इकाई में कितना है 10, तीसरी इकाई में कितना हो गया 10, तो 10 तीसरी इकाई में यहाँ पास आ जाएगी आपकी। चौथी इकाई में कितना हो गया 10, तो चौथी इकाई में 10 ये तो यहीं पास रहेगा आपका। पांचवी इकाई में कितना 9, पांचवी इकाई में हल्का सा गिर जाएगा आपका ग्राफ 9। इसके बाद फिर 8, छठवीं इकाई में कितना आ गया आपका 8, फिर सातवीं इकाई में कितना हो गया 6.8, यहीं पास आ जाएगा नीचे साइड थोड़ा। इसके बाद 5.5, यहाँ पास 4.2 यहाँ पास। अब देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, ये भी यहीं से तैयार हो रहा है, पर ये नीचे नीचे जाएगा, ये बढ़ता हुआ यहाँ तक बढ़ेगा। इसके बाद क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। कम होने के बाद एक जगह ये सीमांत उत्पादन को काटेगा जरूर, ये ध्यान रखना। सीमांत उत्पादन को ये एक जगह क्या करता है, काटता जरूर। यदि आप यहाँ भी देखना चाहें तो यहाँ 10-10 की इकाई देखिए मिल रही है। इसके बाद क्या होगा, चला जाएगा औसत उत्पादन। ये जो आपका औसत उत्पादन वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। औसत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि औसत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं होता, ठीक है ना। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है। तो देखिए औसत उत्पादन में क्या नियम बनता है, इसको भी देख लेते हैं। औसत उत्पादन में क्या होता है, जब आपका ध्यान दीजिए कुल उत्पादन बढ़ेगा तो औसत उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को समझिएगा। पहला नियम प्रथम अवस्था की स्थिति। दूसरी अवस्था में स्थिति क्या होगा, दूसरी अवस्था में क्या होगा, जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा तो औसत उत्पादन कम होगा। औसत उत्पादन क्या होगा, कम होगा। और जब आपका कुल उत्पादन घटने लगेगा तो औसत उत्पादन भी क्या होने लगेगा, आपका घटने लगेगा। इसमें क्या होता है, औसत उत्पादन कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया। ये आपको आप ऐसे ही बना सकते हो डायमेंट। मैंने आपको यहाँ पॉइंट के बेस पे बताया किस प्रकार से क्या होता है, ग्राफ आपका बनता है। तो मैंने 3 अवस्थाएं इसमें बताई। प्रथम अवस्था मैंने क्या बताई थी कि बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरी अवस्था मैंने इसमें आपको बताई घटते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था। और तीसरी इकाई होती है आपकी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं क्या होती हैं आपके उत्पत्ति ह्रास नियम में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में लागू होती हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। पहले क्या होता है, कुल उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है, घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, गिरने लगता है। इसके बीच मैंने आपको संबंध भी बता दिया। एक पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो मोड़ का बिंदु, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि मोड़ का बिंदु क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा जैसे ही औसत उत्पाद,
जैसे ही कुल उत्पादन प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो उसका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे क्या बोला जाता है, मोड़ का बिंदु। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई। इसे क्या बोलते हैं, मोड़ का बिंदु। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ये FG जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको अपने समझा दिया। यही है क्या आपका उत्पत्ति ह्रास नियम है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये पेपर के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्या हो चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, इसके संबंध के विषय में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।